बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गेस्ट आर्मे में आपकी मेज़बान नूरुल हुदा। आप मुझे लाइव मुलाहिज़ा कर रहे हैं edutv.acc.gov.pk पे। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @edutv_ATC। नाज़रीन, आज लाहौर गर्जियन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक था, जिसका स्लोगन है अ वे फॉरवर्ड, जिसके सिलसिले में मोहतरम मेहमानों को मदऊ किया गया जिनकी मालूमात से तलबा और तलबात ने फ़ायदा उठाया। अभी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एम्बेसडर शमशाद अहमद खान, जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं एंड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। ही कैरीज अ डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस एक्सपीरियंस इन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी टू पब्लिक अफेयर्स। Ambassador Mr. Shamshad Ahmed Khan is a career diplomat having over 40 years of experience in the foreign services. He is also a permanent representative of Pakistan to the United States. और साथ ही साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद ख्वाजा अलकमा, डीन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज एट मिनहाज यूनिवर्सिटी, VC of Bahauddin Zikriya University for 4 years. He was also a Dean Faculty of Social Sciences, BZU Multan, for 2 years, as well as the former Chairman of Political Science and IR in BZU. Assalamu alaikum sir. सर, आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो सर मेरा आप दोनों से यही सवाल है कि आप लोग यहाँ पे आए, इतना इंटरेक्टिव सेशन किया, आप लोगों को कैसे एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, और LGU का माहौल आपको कैसा लगा? तो ये यहाँ का माहौल देखकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से हुआ कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड ये एनवायरनमेंट। जी सर, जी। Which was very impressive and of course the seminar itself was very enlightening और students के जो सवालात थे they were very very good. So in a way what I can say is कि आपके पास जो stuff आ रहा है students का they are getting very good stuff. Thank you sir, thank you. सर आप भी प्लीज। मैं ख्वाजा साहब के जो व्यूज हैं उनको एंडोर्स करता हूँ। सही सर। मेरे लिए ये पहला मौका नहीं है, मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ और गैरिजन यूनिवर्सिटी में बराबर डेवलपमेंट हो रही है। अब आज की यूनिवर्सिटी पहले की यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है हर लिहाज से। आज डिस्कशन हमारी बहुत ही मुफीद रही और बड़ी एक्टिव डिस्कशन थी। पार्टिसिपेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स बिलखुसूस, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज की इस महफिल में, इस शिरकत जो है, कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में इतनी मैंने देखा है, बहुत मुतासर। बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा आप ही से सवाल है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में कोई आप राय देना चाहें अपनी, या उसका ओवरव्यू देना चाहें तो कैसे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुख्तसर तौर पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, सही जियोपॉलिटिकल लोकेशन, वो निहायत अहमियत की हामिल है। वो सिर्फ हमारे लिए ही अहम नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत अहमियत रखती है। अमेरिका के लिए भी है इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी सारी गल्फ रियासतों के लिए है, सेंट्रल एशिया के लिए है, वेस्ट एशिया के ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के लिए। तो इस वजह से पाकिस्तान एक कलीदी हैसियत रखता है, एक ब्रिज की हैसियत है, यूरेशियन ब्रिज कहा जा सकता है। तो उस हवाले से हमारे नेचुरली चैलेंजेस भी बड़े मुश्किल हैं और बिलखसूस हमारा हमसाया जो है हिंदुस्तान, उसकी वजह से इस खत्ते में जितनी भी कशीदगी रहती है तो उसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ता है। तो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी मसाइल इतनी संगीन नौयत के हैं कि ये हमारी पेरेनियल क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल है कि हम मुस्तकिल अपनी सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अपने आप को मजबूत रखना है। इसी वजह से फ़ौज हमारी जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये मुल्क अगर हमारी फ़ौज ना होती तो 7 साल भी कायम ना रहता, बिकॉज पहले दिन से ही हमें धमकियां थी इंडिया की तरफ से कि आप लोग चंद महीने नहीं तो चंद साल रह जाएंगे, बिलाखिर आप हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे। लेकिन हम ना सिर्फ 75 साल से फल रहे हैं, फूल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, बल्कि आज हम एक न्यूक्लियर ताकत भी हैं। तो इंडिया की मजाल नहीं हमारी तरफ मैली आंख से देखे। बेशक सर। सर डॉक्टर सईद से मेरा क्वेश्चन है कि हमारी सिक्योरिटी को, जैसे सर ने कहा कि बहुत ही जो है वो मसाइल का सामना है या चैलेंजेस का सामना है, तो अगर आप उन चैलेंजेस पे थोड़ी नजर डालना चाहें। देखिए, चैलेंजेस मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी पर से इज ए वेरी ब्रॉड टर्म। यस सर, यस सर। इसका वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल है। तो पाकिस्तान को मेजर प्रॉब्लम आफ्टर 71 हुआ है ना, सही 71 के बाद वो हमारा इंटरनल स्ट्राइक था और उसका क्लासिक एग्जांपल जो है वो कराची था, या सिंध आप कह सकते हैं। दैट वाज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ unrest created for over a long period of time वहाँ पे हुआ था। But slowly and surely through negotiation, through peaceful means, हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता, मैं समझता हूँ हमारे लीडर्स ने
या बोथ मिलिट्री एंड सिविल, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया. एंड टुडे इफ यू गो टू कराची इट इज डिफरेंट प्लेस टुडे. सही. Otherwise Karachi was a city of tension and all kinds of strife. But today it's very different Karachi. You can walk in the streets of Karachi. आज की मैं बात कर रहा हूँ. सही. I've been to Karachi about a couple of months ago and I found it to be a very different Karachi. तो ये अल्लाह का बड़ा करम मैं समझता हूँ. और सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया बोथ हमारी लीडरशिप ने, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने. सही. और इंगेज किया और तरीके से लोगों को. और उस इंगेजमेंट की वजह से आप देखें कि वहाँ ठीक है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीसफुल है. एक थ्रेट था MQM जो एक मतलब थ्रेट तो नहीं है उसको एक मतलब इरिटेंट था, उस इरिटेंट को भी आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम किया गया और आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल पीस. सही सही. सर शमशाद मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने जैसे एक बात कही कि फौज ना होती तो पाकिस्तान का वजूद हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो 7 साल भी ना चल सकता. तो अभी आप क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान बना तब फौज की क्या सूरत हाल थी और अब क्या क्या इसमें कोई बेहतरी आई? जी देखिए, फौज तो बराबर तरक्की कर रही है प्रोफेशनली और मिलिटरीली हर लिहाज से. सही. अपने आप को तैयार रखती है जिस तरह चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है उसी हिसाब हवाले से. लेकिन देखिए मिलिट्री स्ट्रेंथ जो होती है वो सिर्फ वही काफ़ी नहीं होती कि अगर आप अमन की बात करते हैं तो दो मुल्कों के दरमियान फौजों का आमने सामने ना खड़े होने से अमन नहीं आ सकता. अमन उस वक्त आता है जब किसी मुल्क के अंदर सुकून हो, अमन हो. तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा पाकिस्तान की मसाइल जो हैं जितने भी वो फॉरेन पॉलिसी के मसाइल नहीं हैं, वो बाहर से पैदा किए हुए नहीं हैं. अंदरूनी मसाइल हम लोग ब्लेम करते रहते हैं जी कोई अमेरिका करवा रहा है, हिंदुस्तान करवा रहा है. अंदरूनी मसाइल सारे हमारे अपने पैदा किए हुए हैं. एक तो सोच है हमारे अंदर जो बाज़ ऐसे लोग हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स मैं उनको कहा करता हूँ, उनके ख्याल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो पार्टीशन है वही एक तारीख का हादसा था, वो नहीं होना चाहिए था. बल्कि हमारे एक वज़ीर आज़म ने तो इस हद तक कह दिया था कि ये जो बॉर्डर पे लाइन है ये एक आर्टिफिशियल लाइन है कागज़ के टुकड़े पर, हमें इसको मिटा देना चाहिए. जब ये सोच हो तो आप अंदरूनी मसाइल की जो ग्रेविटी है और संगीनी जो है उसका अंदाजा कर सकते हैं. तो जब तक हम अंदर से एक पाकिस्तानियत का जज्बा नहीं पैदा करेंगे आपस में और एक यकसानियत नहीं इकट्ठे होंगे, कोहेजन नहीं होगा, उस वक्त तक हम कमजोर रहेंगे. फौजी ताकत एक और किस्म की ताकत होती है, लेकिन जो अंदरूनी ताकत होती है, ज़हनी ताकत, वो उसमें हम बहुत कमजोर हैं. अभी तक आपको सिवाय यानी सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी ये राजधानियां तो नजर आ रही हैं, मगर पाकिस्तानियत जो है उस वक्त आपको क्रिकेट के मैच पर नजर आती है, वरना नहीं नजर आती. बहुत तो हमें सबसे पहले पाकिस्तानियत को उजागर करना है. सही सही सर. डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत किस कदर जरूरी है या जरूरी ही नहीं है? मेरे हिसाब से जमहूरियत को पहले समझने की जरूरत है. जी सर. जमहूरियत पर से क्या है? पाकिस्तान बनने से पहले बड़े सगीर में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं थी. अच्छा. ब्रिटिश आए, कॉलोनियल मास्टर्स थे, उन्होंने रूल किया. उससे पहले मुसलमान माइनॉरिटी में तो उन्होंने रूल किया. लेकिन जमहूरियत जाने कोई चीज, जमहूरियत इज a borrowed kind of a concept or a practice जो ब्रिटिशर्स लेके आए. सही. और ये इसका हमें अंदाजा होना शुरू हुआ 1935 के बाद, जब एक्ट आया ना 1935 का. जी, जी, उसके बाद से ये थोड़े छोटे मोटे इलेक्शन उन्होंने करवाए उसके हवाले से. फिर अल्टीमेटली जो लास्ट था दैट वाज इन 46 में, जब ये हुआ कि पाकिस्तान बनने से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें बड़ी तादाद में. लेकिन 1937 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग को बहुत सख्त किस्म के शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो पंजाब में करना पड़ा. और सबसे ज्यादा जो विक्ट्री मुस्लिम लीग को हुआ था 37 के इलेक्शन में, दैट वाज इन बंगाल. सो बंगाल प्लेड अ वेरी वाइटल रोल अल्टीमेटली इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. सही सही सही. तो ये जो डेमोक्रेसी है इट केम टू अस ओनली आफ्टर 1947. सो इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है चीजों को समझने में. आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत सारे प्रोसेस से गुजरे हैं. मिलिट्री इंटरवेंशन भी हुआ, ठीक है, बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम भी आया. तो ये सीखने का अमल मुझे लगता है जारी है. सही. पिछले 10-15 साल से मैं लग रहा हूँ कि हम बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं in terms of democracy, better understanding of democracy को हम समझ रहे हैं. सही. और I think ये ऐसा सिलसिला मजीद बेहतरी, सही, मजीद बेहतरी आती रहेगी. सर जैसे मैं अगर ऐड कर दूं कि मैं जमहूरियत का बहुत शदाई हुआ करता था जब मैं स्टूडेंट था.
میں باقاعدہ گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا، اور مجھے یاد ہے 1961 میں ارلی 60s میں ایوب خان کے خلاف اسٹوڈنٹ پروسیشنز لیڈ کیا کرتا تھا، اور جمہوریت کے بہت شدائی تھے. لیکن جب اس کے بعد 1970 میں پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا، فری اینڈ فیئر الیکشن، اگرچہ وہ ایک ڈکٹیٹر نے کروایا تھا، اور میں اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے مغربی افریقہ سے چھٹی لے کر آیا تھا اپنی فیملی سمیت کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنا تھا. بہت خوبصورت. تو جس دن میں نے ووٹ ڈالا اس سے 2-3 دن کے بعد مجھے فورن آفس سے آرڈر ہوئے کہ جاؤ واپس فورن، چھٹی تمہاری ختم، حالات ملک کے خراب ہو گئے، کیونکہ الیکشن کے نتیجے میں دونوں حصے پاکستان کے، مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک ایسی سٹرگل شروع ہو گئی جو بالآخر ملٹری ایکشن پر ختم ہوئی، اور ہماری فوج کا ایکشن ہوا. اور اس کو وہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت بھٹو جو تھے انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا تھا کہ اس طرف تم اور اس طرف ہم، وہ شروع سے یہ تھا. تو نتیجہ وہ نکلا، اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان 2 رخت ہو گیا، اور میں نے اس کے بعد سے کبھی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا، کیونکہ جو علاقہ، جو حصہ پاکستان کا الگ ہوا، اصل پاکستان وہ تھا، کیونکہ مسلم لیگ وہاں بنی تھی. سیپریٹ الیکٹریٹ کا جو مطالبہ تھا وہ مشرقی پاکستان بنگال میں ہوا تھا، اور شملہ ڈیپوٹیشن وہاں بنا تھا، وہاں گئے تھے شملہ ڈیپوٹیشن. تو جو اصل پاکستان تھا میجورٹی میں تھے، الیکشن انہوں نے جیتا تھا، لیکن وہ ہم نے انتخاب کے نتیجے میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے بھٹو کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا. لیکن سر جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں ہمیں تو انتخاب کا وہاں پہ اختیار ہونا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اس کے بعد نہیں کیا ووٹ. میں اس وجہ سے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو آئین بنا، میں تو بالکل اپنی سوچ کا مالک ہوں، بالکل، کہ جو آئین بنا وہ آئین بنانے کے لیے ہم نے کوئی اسمبلی نہیں بنائی، منتخب کی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے، وہ آئین کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے نہیں منتخب ہوئے تھے. وہ اس وقت، اور انہوں نے چارج لیے ہی نہیں تھا اسمبلی کا، تو وہ مغربی پاکستان کے اسمبلی کے، پاکستان کی اسمبلی بن گئی. تو وہ تو ایک ڈھونگ تھا، اور انہوں نے جو آئین بنایا اس میں وہ مسائل تو دور ہی نہیں کیے گئے جن مسائل کی بنا پر مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا. صوبوں کے ساتھ ناجائز جو زیادتیاں تھیں، پنجاب کا کہا جاتا تھا کہ پنجاب زیادہ حصہ کھا جاتا ہے، وہ سب جتنی تھی ڈسپیرٹی وہ موجود رہیں. تو ہمارے لوگوں نے جو اس حصے کو، جس کو پاکستان بنایا گیا، صحیح، ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کے پٹھو ہوتے تھے، لینڈ لارڈز ہوتے تھے، اور وڈیرز ہوتے تھے، بالخصوص سندھ اور پنجاب کے. اور وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بنے. انگریزوں کو کہتے تھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم تمہارے بغیر بہت اداس ہوں گے، کیونکہ ان کی ساری جو رعایتیں پرکس ہوتی تھی وہ انگریز دیتے تھے. انگریزوں نے تو کہیں کبھی بھی اس حصے میں جو پاکستان ہے پولیٹیکل پروسیس نہیں کیا تھا. پورے ہندوستان میں پولیٹیکل پروسیس شروع 100 سال سے کرتے رہے تھے، یہاں نہیں کیا تھا کیونکہ یہ لوگ ہمارے ان کے غلام تھے. صحیح صحیح. سر ایک میں آپ دونوں کے کمنٹس پہ چاہوں گی کہ فوج کا، سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ فوج کا ریاست کے ساتھ، جیسے اب ہم فوج کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ کیا فوج کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کس حد تک؟ ریاست کے ساتھ تو بہت گہرا تعلق ہے. ریاست کی سالمیت اور سلامتی فوج کی ذمہ داری ہے، بالکل آئین کے مطابق. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا طبقہ، رولنگ طبقہ ہے، سیاستدان جن کو کہا جاتا ہے، جی سر، وہ انہوں نے اپنے سارے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ فوج کے ذمہ ڈالے ہوئے تھے. یعنی خود کر نہیں سکتے، ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو فوج کو استعمال کرتے ہیں، کبھی آرٹیکل 245 لگا کر، کبھی کوئی بہانہ بنا کر. اب جس طرح پشاور میں APS کا سانحہ ہوا، اس کے فوراً بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، 20 پوائنٹس تھے. اس کے جو پہلے 2 پوائنٹ تھے ان میں پہلا تھا کہ اب ٹیررزم کے سارے جتنے کیسز ہیں وہ فوج کیا کرے گی، اور جتنے پھانسی سزا دینی ہے وہ فوج دے گی. یعنی سویلین عدالتیں یہ کام نہیں کر سکتی تھی. اس وجہ سے ہم نے جو مشکل چیزیں تھی وہ فوج کے حوالے کر دی. دونوں پوائنٹ فوج نے ان 4-5 سالوں میں سارے معاملات نپٹا دیے، امپلیمنٹ کر دیا. جو باقی 18 پوائنٹ تھے وہ کوئی پلان نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر ایک لسٹ تھی ان فرائض کی جو کسی بھی نارملی فنکشنل حکومت کے ہوتے ہیں. یعنی جو بنیادی فرائض ہوتے ہیں وہ لسٹ تھی.
उसको प्लान बना के शो किया गया था, लेकिन वो 18 के पॉइंट उसी तरह हैं। किसी भी हुकूमत को अब तक तौफीक नहीं हुई कि उनमें से एक पॉइंट पर भी अमल हो जाए। तो इसमें ये है कि रियासत की जब आप बात करते हैं तो रियासत तो पाकिस्तान है, जिसकी आबादी है, हुकूमत है, सॉवरेंटी है, एरिया है, उसकी फौज हिफाजत करती है। लेकिन जो हुक्मरानियत एक अनपढ़ पार्लियामेंट है, जहां कोई कैद नहीं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन लोगों को पता ही नहीं कि हमारे कौमी मफाद होता क्या है। उनको वोट भी डालने के लिए करोड़ों के हिसाब से रिश्वत दी जाती है, वो वोट जिस पर मर्जी डाल दें। जमहूरियत है ही नहीं, ये एक ढोंग है पाकिस्तान में। जमहूरियत दरअसल जो डेवलपिंग दुनिया है उसके लिए बना ही नहीं। जमहूरियत उन मुल्कों के लिए बना है जो या तो खुशहाल है या सफेद फार्म है, वाइट सोसाइटी है, और वहां से अलावा दुनिया में किसी जगह जमहूरियत नहीं, समेत इंडिया के। सही, ठीक 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 ठीक। सर मुझे इस पे थोड़ा सा नजर आप भी डालिएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। देखिए, जहाँ तक ये पाकिस्तान का कि जो ना पॉलिटिकल सिस्टम का ताल्लुक है, हमारा जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है वो ये हमारा जो सिविल इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत वीक रहा है, वो आज भी वीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछूं, आप मुझे बता दें, नेम अ सिंगल नेशनल लीडर फ्रॉम पंजाब, नेशनल लीडर जो पंजाब से है, आप ढूंढते रहेंगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। सही। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन भी इससे बहुत ज्यादा मालूमात में उनकी इजाफा हुआ होगा। अंदरूनी मसाइल की अगर हम बात करें कि अंदरूनी मसाइल खत्म होंगे तो बैरूनी जो है वो बेहतरी आएगी। अब जरूरत इस अमर की है कि सिंधी बलोची पाकिस्तान होके नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी होके हम जो है वो मुल्क को आगे लेके चले, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए मेहमानों को और अपनी मेजबान नूरुल हुदा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।